इस नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि जो हमने एक सीरीज़ चला रखी है, जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम जितने भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए जा रहे थे, वो इंडियन चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो हम कवर कर रहे हैं एक करके। तो आज का जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम उसके जो मेन पॉइंट हैं काफ़ी एग्ज़ाम में वो रिपीट हुए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम में वो हर बार पूछे जाते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। जब हम पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए। या अब देखिए, जो फीचर्स हैं एक्ट के वो क्या हैं। पहला फीचर है इस्टेब्लिश फॉर द ऑल इंडिया फेडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन बात करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑल इंडिया फेडरेशन में कौन कौन होंगे देखिए, जैसे कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। मतलब जो फेडरेशन है उसमें जो प्रोविंसेस हैं और प्रिंसली स्टेट्स हैं वो क्या होंगी, एज ए यूनिट काउंट की जाएगी। ठीक है। अब देखिए, जब किसी भी हम फेडरेशन के बारे में बात करते हैं, फेडरल के बारे में बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनके बीच में पावर भी डिवाइड होगी। द एक्ट डिवाइड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स। अब देखिए, हमारी जो पिछली वीडियो है हमने उसमें डिस्कस किया है, जो काउंसिल है वो दो में डिवाइड हो चुकी थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कुछ सब्जेक्ट थे जिन पे वो क्या करती थी, लॉ का गठन या कोई बिल लेके आना था। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो अपने दायरे में कुछ लॉ, कुछ ये कानून या कोई भी जो बिल है वो पास करते थे। इनके दायरे दोनों के अलग अलग थे। वो क्या थे वो देखते हैं अभी अभी जो अब जो पावर थी वो डिवाइड कर दी गई किस में, सेंटर और यूनिट जो हैं। यूनिट में कौन कौन आएगा, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म ऑफ तीन लिस्ट बनाई गई। पहली लिस्ट थी फेडरल लिस्ट, जो क्या था, सेंटर जिसको हैंडल करता था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैंडल करते थे। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फेडरल लिस्ट को हैंडल करते थे। उसमें आइटम कितने थे, 59। ठीक है। प्रोविंशियल लिस्ट फॉर प्रोविंसेस कितने आइटम थे, 54 आइटम्स। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं, ये दोनों कानून बना सकते थे इसमें। जो आप देखिए, जो भारत का संविधान बना था उसमें भी क्या है, तीन जो लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो अब देखिए, आपको ये चीज़ें ज़रूर समझ में आ रही होंगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है और जो मोस्ट ऑफ प्रोविजंस हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। अब जो हमारे संविधान में है यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, वो कहाँ से ली गई है, यहीं से तो ली गई है। फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, यहाँ पे समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में कितने आइटम रखे गए थे, 36 आइटम रखे थे। जो कंकरेंट है उसमें दोनों की पावर बराबर होती है, यूनियन की भी और जो स्टेट्स हैं या प्रोविंसेस हैं उनकी दोनों की पावर इक्वल थी। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो यूनियन की पावर थी वो ज़्यादा थी, वो प्रिवेल करती थी ओवर स्टेट लिस्ट या स्टेट जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंशियल जो पावर थी। अब देखिए, जो रेजिडुअरी पावर थी, रेजिडुअल है, इनसे अलग कोई आइटम रह गया है, इन तीनों से अलग कोई आइटम रह गया है तो वो रेजिडुअल लिस्ट में डाल दिया गया था। और किसके पास पावर थी, वो वायसराय के पास पावर थी। लेकिन जब इस एक्ट में फेडरेशन की बात की गई थी, इस एक्ट के तहत फेडरेशन की बात तो की गई थी, लिखित में था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इट एबोलिश द डायरकी, जो डायरकी सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया था इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा एक्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, मतलब जो प्रोविंसेस हैं वो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर
कोई भी कानून बना सकते हैं या वो अपने अकॉर्डिंग उसको चला सकते हैं। ठीक है। अब डायरकी में क्या होगा, डायरकी में क्या था रखा था उन्होंने, लिस्ट को ट्रांसफर्ड और रिजर्व में रख दिया था। ठीक है। जो भी पावर होती थी ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट में, तो वो डिवाइड ना करके पावर किसके, वायसराय के हाथ में थी। तो लेकिन अब क्या हुआ, प्रोविंशियल जो थे, प्रोविंसीज थे, उनको ऑटोनॉमी दे दी थी। किसके तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है ये। ठीक है। अब क्या है, मोर ओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस। जब प्रोविंसीज को ऑटोनॉमी दे दी, इसका मतलब जो प्रोविंसीज के अंदर पीएलसी है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन गई। इसका मीनिंग क्या है, द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। बस, एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर एंड दैट मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर जो मिनिस्टर या मेंबर थे, वो उनकी एडवाइस से गवर्नर कोई भी एक्शन लेंगे। ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सेंटर के अंदर क्या है, डायरकी को अडॉप्ट कर लिया। देखो, प्रोविंसेस से डायरकी को हटा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन सेंटर में डायरकी को लागू कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसको प्लीज़ ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में सेंटर के अंदर दो सब्जेक्ट रखे, रिजर्व एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। लेकिन ये जो प्रोविज़न था जो डायरकी वाला, कहाँ पे, सेंटर के अंदर जो डायरकी थी, वो सिर्फ नाम मात्र की, मतलब वहाँ पे लिखित में दे दिया गया था, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हो पाया था, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। इट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11। देखो, जो जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पे राज कर रहे थे, उस टाइम पे 11 प्रोविंसेस थे। 11 प्रोविंसेस में से 6 जो प्रोविंसेस थे, उनके अंदर क्या आ गई थी, बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है, बाइकैमरलिज्म मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। उसमें क्या होगा, एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। जैसे कि हमारे अभी इंडिया के अंदर क्या है, अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा, और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, लोकसभा। ठीक है। अब देखिए कौन कौन से प्रोविंसेस थे वो, बंगाल था जिसके अंदर क्या आई थी, बाइकैमरलिज्म आया था। बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, बिहार है, आसाम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड बाइकैमरल, जिसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस थे। ठीक है। अब उसके बाद ये याद रखना, मैं इसको याद रख रहा हूँ, BBU MBA। BBU MBA मतलब जो बीबी किसको बोलते हैं, वाइफ को, MBA, BBU MBA, ये याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है। उसके बाद इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम को, 1919 में दिया। ठीक है। किसको दिया, एंग्लो इंडियन को दिया, यूरोपियन को दिया, इंडियन क्रिश्चियन को दिया, और सिख को दिया। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, जो लास्ट वीडियो है एक्ट, जो हम जो सीरीज चली हुई है एक्ट की, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दी। किसको दी, डिप्रेस्ड क्लास को दी, शेड्यूल कास्ट को दी, वुमेन को दी, लेबर को दी, जो वर्कर क्लास थी, मतलब 3 लोगों को दी। किसको, डिप्रेस क्लास को दी, वुमेन को दी, और लेबर को दी, वर्कर को दी, DCWL को दी। ये 3 लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। मतलब डिप्रेस्ड क्लास सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के कैंडिडेट को ही वोट डाल सकती है, वर्कर क्लास कैंडिडेट को ही वोट डाल सकती है, और वुमेन और लेबर जो है वो लेबर को ही डाल सकती है। ये है इसका सेपरेट इलेक्टोरेट का मीनिंग। अब इसमें क्या हुआ, इट एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबोलिश कर दिया। ठीक है। किसके तहत गठन किया गया था काउंसिल ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्लीज़ इस वीडियो को देखना।
काउंसिल ऑफ इंडिया क्या थी, उसके हेड कौन थे, ठीक है, और उसमें कितने मेंबर थे, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ आप प्रीवियस जो वीडियो है हमारी उसमें इसको देखें। इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजी क्या होता है? वोट का अधिकार। अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन थी देश की हमारी, उस टाइम पे 10% लोगों को ही क्या था? वोट का अधिकार था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया इस एक्ट के तहत, आरबीआई को, ठीक है। यहाँ पे क्या था? इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली ए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बल्कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया है, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का। देखिए, फेडरल तो क्या होगा? सेंटर में काम करेगा, प्रोविंसेस के अंदर होंगे, और ज्वाइंट क्या होगा? जब एक या दो स्टेट आपस में मिलके एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करना चाहते हैं, और एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ पे क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट या फिर जो भर्ती करेगा वो सिर्फ एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन से होगी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब कमीशन 3 थे अभी यहाँ पे 1935 से एक्ट के तहत, फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। अब फेडरल कोर्ट आ गया 1937 में। फेडरल कोर्ट, जो हम अभी सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वो का सेम फेडरल कोर्ट जो था वो 1937 में क्या कर दिया गया? इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई। ये था आज का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने इसके बहुत अच्छे जो पॉइंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको बहुत अच्छे से कवर किया, एक्सप्लेनेशन के साथ। और हमारी जो प्रीवियस वीडियो है, मैंने इस सीरीज़ में ये सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं या काउंसिल एक्ट हैं, उनमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। देखिए, एक क्विक रिविजन करते हैं इसमें। फेडरल कोर्ट का गठन किया गया 1937 में, 3 सर्विस कमीशन बनाए गए, फेडरल, प्रोविंशियल, ज्वाइंट, ठीक है ना। आरबीआई का गठन किया गया। उसके बाद 10% वोटिंग राइट था ओनली लोगों के पास। काउंसिल ऑफ इंडिया को अबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके अंदर क्या है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दी, सेपरेट इलेक्टोरेट किस किस को दी? इनमें 3 में दी थी, डिप्रेस्ड क्लास को, वोमेन को एंड लेबर को, जो वर्कर क्लास है उनको दे दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या है? बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया 6 प्रोविंसेस के अंदर आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 में से 6 प्रोविंसेस को क्या दे दिया? बाइकैमरलिज्म दे दिया। वो कौन कौन से? BBUMBA, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। ये चीज़ें थी। और सेंटर में डायरकी लगा दी। डायरकी रिजर्व और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में डिवाइड थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, ऑपरेशन में नहीं आ पाया था। लेकिन प्रोविंसेस के अंदर क्या था? जो प्रोविंसेस थे उसमें डायरकी को ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे दिखाया गया है, जो प्रोविंसेस थे उसमें डायरकी को अबोलिश, डायरकी इन प्रोविंसेस, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन किया गया था प्रोविंसेस के अंदर। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मीनिंग ये है, गवर्नर थे वो विद एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर से ही काम करेंगे, उनकी एडवाइस के बगैर गवर्नर काम नहीं करेंगे। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट तैयार की गई। जो था सेंटर और यूनिट में डिवाइड कर दिए गए सब्जेक्ट्स को, लिस्ट को 3 लिस्ट में। एक में 59 आइटम थे, फेडरल लिस्ट में 54 आइटम थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 36 आइटम थे, किसमें? कंकरेंट लिस्ट में। ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया, ठीक है, जिसमें प्रोविंसेस एंड प्रिंसिपल स्टेट क्या थे? यूनिट थे। ये हमने इसको कवर किया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो ये एक्ट था ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेके जा रहा था। मतलब अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटर काम कर रही थी, और उनकी जवाबदेही भी और बढ़ रही थी धीरे धीरे। ये बहुत लेंथी था। इसमें टोटल क्या है? 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। ये ध्यान रखना है, 1935 एक्ट के तहत 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बहुत अच्छे से कवर किया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।